हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं अपने स्टीम टरबाइन का नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। क्लियर है? तो देखिए कंपाउंडिंग क्या होता है ना, कंपाउंडिंग इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या होता है कि जब बॉयलर से जब हमारा स्टीम आता है तो वो बहुत हाई प्रेशर पे रहता है। तो अगर उस हाई प्रेशर को अगर हम एक सिंगल नोजल में कन्वर्ट करें तो नोजल क्या करेगा, जो हाई प्रेशर ऑफ स्टीम होगा उसके प्रेशर में रिडक्शन करेगा और उसके एवज में वो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि स्टीम को तो ऑलरेडी बहुत हाई प्रेशर पे रहता है और अगर उसको हम सिंगल नोजल में पास करेंगे, केवल सिंगल नोजल के हेल्प से अगर हम उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो स्टीम की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब उस हाई वेलोसिटी स्टीम को अगर हम रोटर के ऊपर में चलाते हैं तो उसका जो रोटेशन स्पीड है वो जो प्रैक्टिकल लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं रोटेट कर सकता है वो ब्लेड, मान लीजिए कि 3000 किलो आरपीएम पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी अवेलेबल है उसको रोटेट करने के लिए, तो वो वेलोसिटी के कारण वो मान लीजिए कि 10,000 तक वो रोटेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी ओनली 3000 है और वो 10,000 तक रोटेट करने की कैपेसिटी अगर उसके मतलब उस स्टीम के पास ऐसी कैपेसिटी है तो अल्टीमेटली हमारे ब्लेड को क्या करेगा, वो इरोड करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? या ऐसा भी होगा कि मान लेते हैं कि अगर वो उसके स्ट्रेस को सस्टेन कर भी लेगा तो कहाँ मुझे केवल 3000 ही आरपीएम की ज़रूरत था और हमारे पास 10,000 आरपीएम तक रोटेट करने का अवेलेबल है पावर। मतलब हमारा 7000 जो आरपीएम जो रोटेट करने का पावर है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है ना। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपाउंडिंग किया जाता है। तो कंपाउंडिंग में क्या करते हैं कि एक सिंगल टरबाइन के जगह में हम लोग नंबर ऑफ टरबाइन को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि क्या बोलना चाहिए, जो प्रेशर का जो रिडक्शन है वो एक स्टेज में होता है, जिसके कारण हम सारे जो भी अवेलेबल स्टीम में जो भी एनर्जी है उसको स्टेज मैनर में यूटिलाइज कर देते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब क्या कर रहे हैं, स्टेजिंग कर दे रहे हैं। मतलब एक सिंगल टरबाइन के अंदर में उस स्टीम को एक्सपांड करने की जगह नंबर ऑफ टरबाइन से एक्सपांड कर रहे हैं और उसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है स्टीम का उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा कंपाउंडिंग है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंडिंग मतलब क्या, कि एक सिंगल स्टेज में स्टीम को एक्सपांड करने के बजाय हम नंबर ऑफ स्टेज में अगर हम उसको एक्सपांड करेंगे तो उससे क्या हो जाती है कि हमारी जो लॉस होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जो स्टीम के लॉस होने की कैपेसिटी, और प्रैक्टिकल लिमिट तक अगर वो जब कंपाउंडिंग करते हैं तो जो हमारा टरबाइन का जो रोटेशन रहेगा वो प्रैक्टिकल, जो भी उसकी प्रैक्टिकल रोटेशन है उसी के अंदर में वो रोटेट होगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या बोल रहा है। In a single set of nozzle and moving blade, the total drop in pressure from boiler to condenser take place in a single nozzle विच गिव वेरी हाई रोटेशन स्पीड। मतलब कि अगर एक सिंगल नोजल है और एक सिंगल मूविंग ब्लेड है और वो सिंगल नोजल से डायरेक्ट अगर हम बॉयलर से स्टीम लाते हैं और अगर हम उसके प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो उसमें बहुत हाई वेलोसिटी, स्टीम की बहुत हाई वेलोसिटी ऑब्टेन होगी और जब हम उसको ब्लेड के ऊपर इंपीच कराएंगे तो वो अराउंड 15,000 से लेकर 20,000 आरपीएम तक वो ब्लेड को रोटेट करने की उसके पास कैपेसिटी रहेगा। बट तो ये जो है एक्सीडिंग मच अबाउ द प्रैक्टिकल लिमिट, बट रियल में जो हमारे टरबाइन रहते हैं उनकी रोटेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो 3000 आरपीएम तक ही होती है। बट स्टीम के पास कैपेसिटी है कि वो 15,000 से लेके 20,000 आरपीएम तक वो उसके टरबाइन ब्लेड को रोटेट कर सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी प्रैक्टिकल लिमिट 3000 ही है बट इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली हमारा ऑलमोस्ट 3/4 एनर्जी तो लॉस ही हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और प्लस क्योंकि इसका रोटेशन स्पीड दिस मच अमाउंट ऑफ रोटेशन से वो रोटेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली कोई चीज रोटेट करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस आएगा जो कहीं ना कहीं ब्लेड को तोड़ने की कोशिश कर देगा, टूट जाएगा। तो इन ऑल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टरबाइन आर कंपाउंड
कंपाउंड मतलब क्या कि स्टीम को एक्सपांड कर दिया जाता है नंबर ऑफ स्टेज में इंस्टीड ऑफ सिंगल वन, मतलब कि एक सिंगल टरबाइन में एक्सपांड करने के बजाय नंबर ऑफ टरबाइन को सीरीज में ऐड कर दिया जाता है और उसमें धीरे धीरे हर एक स्टेज में हम लोग एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा होता है क्या, कंपाउंडिंग। अब अगर आपको कोई ये पूछे कि कंपाउंडिंग की ज़रूरत क्यों है, तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि सिंगल स्टेज में जब हम लोग कर रहे हैं तो ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्पीड मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल स्पीड से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ स्पीड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे पास काम करने की कैपेसिटी है 15,000 तक का, लेकिन हम केवल काम कर पा रहे हैं 3,000, मतलब 12,000 के आसपास का जो हमारा स्टीम के पास जो कैपेसिटी है वो लॉस हो रहा है। तो उस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए कंपाउंडिंग करते हैं। अब कंपाउंडिंग कर देंगे तो ये 3000 ऐसे करके हम लोग 4 या 5 स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे। क्लियर है? प्लस बहुत हाई स्पीड में अगर हम रोटेट करेंगे ब्लेड को तो उसमें बहुत वेरी हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस जनरेट होता है जो ब्लेड को मतलब कि डैमेज कर सकता है। तो उसको हम लोग को मिनिमाइज करने के लिए या पूरी तरीके से रिड्यूस करने के लिए भी हमें कंपाउंडिंग करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ ये है कि सच अ हार्ज, मतलब कि 15,000 से 20,000 जो स्टीम के पास कैपेसिटी है ब्लेड को रोटेट करने के लिए, वो लिमिट प्रैक्टिकल लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ स्टेज में स्टीम को एक्सपांड करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ कंपाउंडिंग। तो दो तरीके से कंपाउंडिंग किया जाता है, एक होता है प्रेशर कंपाउंडिंग मेथड और दूसरा होता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग मेथड। कभी कभी प्रेशर कंपाउंडिंग मेथड को रेट्यू स्टेजिंग के भी नाम से जाना जाता है, वेयर एज वेलोसिटी कंपाउंडिंग को कर्टिस स्टेजिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला नाम याद रखिएगा कि प्रेशर का रैटिज ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे ये पड़ा है। तो रैटिज स्टेजिंग के नाम से जाना जाता है और वेलोसिटी कंपाउंडिंग को कर्टिस स्टेजिंग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर कंपाउंडिंग पढ़ते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में वेलोसिटी कंपाउंडिंग देखेंगे। तो देखिए प्रेशर कंपाउंडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सीरीज ऑफ हमारा इम्पल्स टरबाइन लगा रहे हैं। इम्पल्स टरबाइन किससे किससे मिलकर बना रहता था, नोजल और मूविंग ब्लेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3, मतलब दिखाने के लिए वैसे बहुत सारे लगे रहेंगे सीरीज में, बट यहाँ पे हमने तीन ये एक इम्पल्स टरबाइन हो गया, ये एक इम्पल्स टरबाइन हो गया और ये एक तीसरा इम्पल्स टरबाइन हो गया। मतलब एक नोजल उसके साथ मूविंग ब्लेड, फिर उसके बाद उसी के साथ सीरीज में नोजल मूविंग ब्लेड, उसके बाद फिर तीसरा वाला इम्पल्स टरबाइन नोजल मूविंग ब्लेड। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनलेट में जो प्रेशर आया तो ऑब्वियसली नोजल में क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर का रिडक्शन होगा। और लेकिन इम्पल्स टरबाइन में आपको ये याद आ रहा है कि जो मूविंग ब्लेड में है वो प्रेशर का रिडक्शन नहीं हो रहा था, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब ये पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेज में जो बचा हुआ प्रेशर रहेगा देन उसको फिर फर्दर एक्सपांड करेंगे। तो फिर यहाँ नोजल में प्रेशर का एक्सपांशन हो रहा है, देन मूविंग ब्लेड में फिर भी कांस्टेंट हो रहा है। देन नोजल में अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ था, अब वो इतना प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे प्रेशर को मतलब कि थर्ड वाले नोजल में यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, प्रेशर कंपाउंडिंग कर दिए। मतलब कि एक सिंगल नोजल और मूविंग ब्लेड में एक्सपांड करने के बजाय हम लोग नंबर ऑफ स्टेजिंग में कर दिए ताकि हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते। और ये वेलोसिटी डायग्राम तो आपको पता ही है कि नोजल में वेलोसिटी बढ़ेगा, मूविंग ब्लेड में उसको यूटिलाइज करेगा, देन नोजल में फिर बढ़ेगा, यूटिलाइज करेगा, नोजल में बढ़ेगा, फिर ये यूटिलाइज करेगा। क्लियर है? तो यही होता है हमारा कंपाउंडिंग। तो हम लोग देख लेते हैं कि कंपाउंडिंग को कैसे किया जाता है। तो इट इज़ डन बाई अरेंजिंग नंबर ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन इन अ सीरीज ऑन अ सेम शाफ्ट। सिंगल इम्पल्स टरबाइन क्या होता है कि नोजल और मूविंग ब्लेड से मिलकर बना हुआ रहता है। तो इसीलिए हमने सीरीज में 3 यहाँ पे अलग अलग इम्पल्स टरबाइन को सीरीज में हमने ऐड कर दिया है। एंड ईच स्टेज कंटेन अ सेट ऑफ फिक्स नोजल एंड मूविंग ब्लेड। और ईच ऐड क्या कर रहा है, मतलब पहला इम्पल्स टरबाइन नोजल मूविंग ब्लेड को कंटेन किया है, दूसरा वाला भी नोजल मूविंग ब्लेड, तीसरा वाला नोजल एंड मूविंग ब्लेड। अब आगे बोल रहा है इन दिस कंपाउंडिंग प्रेशर ड्रॉप ओनली टेक इन नोजल। हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप होता है केवल और केवल किस में होता है, नोजल में होता है। और
प्रेशर का ड्रॉप होगा तो उसी कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है नोजल में, और उसी काइनेटिक एनर्जी का जो इंक्रीज हुआ उसी का हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं अलग अलग स्टेज में, उसमें ब्लेडिंग को रोटेट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा प्रेशर कंपाउंडिंग। तो आपको प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या याद रखना है कि प्रेशर कंपाउंडिंग में हम सिंपल इंपल्स टरबाइन को सीरीज में ऐड कर देते हैं, और सिंपल इंपल्स टरबाइन किससे किससे मिलकर बना हुआ रहता है, नोजल और मूविंग ब्लेड से। तो अब ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं कि इंपल्स टरबाइन में केवल और केवल प्रेशर का ड्रॉप नोजल में होता है, मूविंग ब्लेड में नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि सिंपल इंपल्स टरबाइन के डायग्राम को आप लोग को नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे अटैच करेंगे उतने बार आपको बना देना है। उसी तरह के वेलोसिटी डायग्राम भी आपको बना देना है। तो इस तरीके से हमारा प्रेशर कंपाउंडिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में वेलोसिटी कंपाउंडिंग को देख लेते हैं। चलिए, सो हम लोग नेक्स्ट जो पहला तो हमने प्रेशर जो कंपाउंडिंग है उसको डिस्कस कर लिए। अब हम लोग वेलोसिटी कंपाउंडिंग को डिस्कस करते हैं। तो इस देखिए वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या हो रहा था कि हर एक स्टेज में प्रेशर का क्या हो रहा था, यूटिलाइज हो रहा था। मतलब यहाँ प्रेशर का यूटिलाइज हुआ, यहाँ का प्रेशर का रिडक्शन हुआ, यहाँ प्रेशर का रिडक्शन हुआ नोजल में। यहाँ पे क्या हो रहा है वेलोसिटी कंपाउंडिंग में कि हर एक मूविंग ब्लेड में देखिए यहाँ पे यूटिलाइज हुआ वेलोसिटी का, यहाँ पे वेलोसिटी का यूटिलाइज हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी का यूटिलाइज हुआ। मतलब अगर दोनों में सिमिलरिटी देखें तो प्रेशर कंपाउंडिंग में हर एक स्टेज में प्रेशर का रिडक्शन होता है जो कि नोजल में होगा, और वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हर एक स्टेज में वेलोसिटी का यूटिलाइज होता है जो कि मूविंग ब्लेड में होगा। तो यहाँ पे क्या होता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग में कि इसमें एक नोजल रहता है और उसमें फिर नंबर ऑफ रोटेटिंग ब्लेड जुड़े हुए रहते हैं। रोटेटिंग ब्लेड मतलब क्या कि मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड, मतलब एक ही नोजल रहेगा और उसमें मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड फिक्स ब्लेड, इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे। और पूरा जो प्रेशर का ड्रॉप होगा वेलोसिटी कंपाउंडिंग में वो केवल और केवल प्रेशर नोजल में होगा। उसके बाद थ्रू आउट जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। बस एक बार जो प्रेशर का जो ड्रॉप हो जाएगा तो वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग थोड़ा हर एक स्टेज में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए नोजल होगा, नोजल में पूरी तरीके से प्रेशर का ड्रॉप हो गया। अब वो आगे चलेगा मूविंग ब्लेड में, तो जो प्रेशर का जैसे ही ड्रॉप होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मूविंग ब्लेड में उसके सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या किया, कंटेन कर लिए। उसके बाद लगा रहेगा फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड क्या करेगा कि मूविंग ब्लेड से जो भी हमारा स्टीम निकलेगा उसको डायरेक्ट करेगा नेक्स्ट लेवल मूविंग ब्लेड में जाने के लिए। मतलब कि स्टीम को एक पैसेज प्रोवाइड करेगा दूसरे वाले मूविंग ब्लेड में जाने के लिए। तो ऑब्वियसली फिक्स ब्लेड केवल एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे किसी तरीके से वेलोसिटी का यूटिलाइज होगा नहीं। तो वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। मतलब मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि v2 = v3 के बराबर है। क्लियर है। देन जब ये एक बार पैसेज प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए नोजल आया, तो इस तरीके से मान लीजिए ये मूविंग ब्लेड है जिसको कि हमने रोटेट करके एनर्जी को ऑब्टेन किया। उसके बाद फिक्स ब्लेड क्या करेगा, यहाँ से जो भी स्टीम आया उसको एक पैसेज प्रोवाइड करेगा कि वो स्मूथली जो है वो दूसरे वाले जो ब्लेड में है बिना किसी लॉस का आराम से यहाँ से आया, इसको ये रोटेट करने में काम आया। फिर इसके बाद ये सेफली यहाँ से इंटर कर जाएगा, फिर दूसरे नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड में, दूसरे नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड में जाएगा। इसको भी ये क्या करेगा, ये से रोटेट करेगा। क्लियर है। देन अगेन फिक्स ब्लेड रहेगा। फिक्स ब्लेड फिर ये एक गाइडवे प्रोवाइड करेगा कि जो स्टीम है यहाँ से दूसरे स्टेज में स्मूथली चला जाए। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे देखिए नोजल में क्या हुआ, प्रेशर का ड्रॉप हुआ, तो प्रेशर के ड्रॉप होने के कारण काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब उसके सम पार्ट को इस मूविंग ब्लेड में यूटिलाइज किए। फिक्स ब्लेड एक
केवल पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ से ये केवल मूव हुआ, यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी का लॉस देखने को नहीं मिला। तो जैसे ही वो दूसरे वाले मूविंग ब्लेड में आएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि सम अमाउंट ऑफ यहाँ पे रिडक्शन वेलोसिटी में देखने को मिला, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ। देन अगेन फिक्स ब्लेड आया, फिक्स ब्लेड क्या करेगा, केवल एक पाथवे प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि v4 इक्वल टू v5, यहाँ पे भी हमारा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद फिर एक और मूविंग ब्लेड आएगा जहाँ पे देन अगेन हमारा वेलोसिटी का यूटिलाइज होगा। तो इस तरीके से हमने स्टीम के जो कंपाउंडिंग है वो पोर्शन को कंप्लीट किया कि कंपाउंडिंग होता क्या है कि एक सिंगल सेट में एक सिंगल स्टेज में स्टीम को एक्सपांड करने के बजाय नंबर ऑफ स्टेज में, मतलब आप उसका स्टेजिंग कर दो तो वो कंपाउंडिंग कहलाता है, जो कि दो तरह के कर सकते हैं। पहला हमने देखा प्रेशर कंपाउंडिंग के बारे में कि जिसमें हम एक सिंगल जो इम्पल्स टरबाइन होता है उसी के नंबर ऑफ इम्पल्स टरबाइन को सीरीज में ऐड कर दें, और उसका फिर हमने डायग्राम देखा। और दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि वेलोसिटी कंपाउंड जिसमें एक सिंगल नोजल रखें और उसमें फिर नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड लग दें। नोजल में वेलोसिटी का प्रेशर का रिडक्शन होगा कि और वो वेलोसिटी का इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी का, मूविंग ब्लेड उसको यूटिलाइज करेगा और फिक्स ब्लेड जो है वो एक केवल पाथवे प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो बचा हुआ एक या दो टॉपिक है स्टीम टरबाइन में उसको कवर करेंगे, देन आगे फिर हम लोग कंडेंसर में मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।